तो हेलो बच्चों, आज हम लोग जानने वाले हैं कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ। जो इटली 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था, क्योंकि मेटरनिक जो है वो क्या था, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। तो 1815 में क्या किया था वो, 1815 में वियना सम्मेलन किया था। उसमें क्या फैसला लिया था कि इटली और जर्मनी को क्या किया जाएगा कि 300 छोटे बड़े राज्यों में बांटा जाएगा। जब वो 300 छोटे बड़े राज्यों में बांट दिया तो वहां क्या कर दिया था, बोल दिया था कि कोई भी जो भी राजा बनेगा उसको जनता के लिए कुछ नहीं करना है। तो वही मेटरनिक क्या किया था, इटली को भी 300 छोटे बड़े राज्यों में बांटा था। तो वो 300 छोटा बड़ा राज्य एक कैसे हो गया, एक परचम के जो एक झंडे के नीचे कैसे आ गया, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात कि मेटरनिक क्या किया था, इटली को छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया था, यानी 300 छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया था। वो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का था तो मेजनी, गेरिबॉल्डी और कांट काबुर का था। ठीक है, किसका किसका था, तो मेजनी का, गेरिबॉल्डी का और कांट काबुर का था। हालांकि पिडमाउंट के जो राजा थे जिसका नाम विक्टर इमैनुएल था, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि वही तो कांट काबुर को क्या किया था, अपना प्रधानमंत्री बनाया था। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले समझिए कि इटली को तो कितने राज्यों में बांट दिया गया था, 300 छोटे बड़े राज्यों में बांट दिया गया था। तो अब उसको एक करना बहुत बड़ा चुनौती था। तो सबसे पहले मेजनी के बारे में जानते हैं, ये कैसा प्रयास किया। देखिए, मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा भी कहा जाता है, क्योंकि शुरुआत जो काम किया इटली को एक करने का, कौन किया, मेजनी ही किया था। तो देखिए, मेजनी के बारे में समझते हैं। मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा भी कहा जाता है। ठीक है, मेजनी ने 1820 में एक गुप्त संगठन बनाया था जिसका नाम था कार्बोनरी। इसमें कैसा लोग रहता था, तो ये क्रांतिकारियों की संस्था थी, यानी इसमें क्रांतिकारी लोग रहते थे। ठीक है, उसका क्या उद्देश्य था, उसका ये उद्देश्य था कि बाहरी जो भी बाहरी हस्तक्षेप कर रहा है इटली के अंदर, यानी ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये क्या करते थे कि इटली के ऊपर अपना दबाव डालना चाहते थे। ठीक है, तो इससे जो है दबाव मुक्त होने के लिए जो है मेजनी ने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था कार्बोनरी। फिर क्या हुआ, मेजनी ने 1830 में क्या किया, फ्रांस में एक नागरिक आंदोलन किया था। पीछे हम पढ़ा चुके हैं इसके बारे में, जिसको जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। यानी अब जुलाई 1830 की क्रांति कैसे हुई, तो वहां मेजनी क्या किया था, नागरिक आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो देखिए 1830 में फ्रांस में नागरिक आंदोलन चलाया कौन, तो मेजनी ही चलाया। और हाँ, 1831 में यंग इटली की भी स्थापना की थी। और इसका क्या मानना था कि अगर आपको शासन करना है या अपना शासन व्यवस्था अगर अच्छा करना है तो आप युवाओं को अपना बागडोर दे दो, यानी उसका प्रतिनिधित्व किसको दे दो, देश का प्रतिनिधित्व युवाओं को दे दो, तो वो क्या कर देगा, पूरे देश में क्रांति ला देगा। ठीक है, तो ये मेजनी का ही कहना था। और तो और 1834 में वो यंग यूरोप की भी स्थापना की, यानी उसका सिर्फ इटली को एक करना उसका इरादा नहीं था, वो चाहता था कि पूरे यूरोप को एक धरातल में ला करके खड़ा कर दिया जाए। फिर क्या हुआ कि मेजनी जो है इटली के छोटे छोटे राज्यों को जो है एक करने के लिए जो है एक करना ही चाहता था। वो चाहता था कि जो 300 छोटा बड़ा राज्य है इटली का वो एक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। क्यों, क्योंकि जब 1848 में जो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर है मेटरनिक, उसको तो हरा दिया गया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया जो है इटली के कई सारे जगह पे जो है वो आक्रमण करने लगा। और इसमें क्या हो गया कि इटली में भेदभाव की भावना भी शुरू हो गई, क्योंकि इटली का जो एक और राज्य था जिसका नाम था पिडमाउंट, वहां का राजा एल्बर्ट था, चार्ल्स एल्बर्ट था। तो चार्ल्स एल्बर्ट क्या चाहता था कि वो इटली को अपने अंदर मिला ले। ठीक है, और इटली जो है शुरू से पोप लोग का धार्मिक स्थान रहा है, तो पोप लोग सोचता था कि वो अपने अंदर उसको ले ले। तो अब यहाँ पर जो है इटली के अंदर ही क्या होने लगा, भेदभाव होने लगा, कोई कुछ और सोचने लगा, कोई कुछ और सोचने लगा। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया को मौका मिल गया। ऑस्ट्रेलिया क्या किया, धीरे धीरे आक्रमण करना शुरू कर दिया। जब आक्रमण किया तो मेजनी को जो है मजबूरन वहां से भागना पड़ा, यानी इटली छोड़ करके उसको भागना पड़ा। तो देखिए यहाँ भी क्या हुआ, इटली का एकीकरण अधूरा रह गया। लेकिन हाँ, मेजनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया इटली के एकीकरण में, वो अपना योगदान पूरा 100% दिया। लेकिन अब क्या कीजिएगा, जब अपने में ही गद्दार हो जाता है तो जानते ही है, कोई भी जंग हो वो हार ही जाइएगा। तो इटली में क्या होने लगा, पोप लोग कुछ और कहने लगा, पिडमाउंट के राजा एल्बर्ट जो था, चार्ल्स एल्बर्ट, वो कुछ और कहने लगा। और मेजनी का तो सपना था कि पूरे जितना भी उसका राज्य प्रांत है सब इटली के अधीन हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तो ऑस्ट्रेलिया अब यहाँ पर क्या कर दिया, बाधा बन गया। यानी देखिए, ये सवाल भी पूछता है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा कौन था, तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रेलिया ही था। तो अब देखिए हम लोग जानेंगे इसका दूसरा चरण की जब मेजनी अगर नहीं कर पाया तो उसके बाद क्या हुआ, कौन कर पाया इटली का एकीकरण। देखिए 1848 में जब ऑस्ट्रेलिया सार्डिनिया पिडमाउंट के राजा चार्ल्स एल्बर्ट को जब हरा देता है तो क्या हो जाता है, मेजनी को इटली छोड़ करके भागना पड़ जाता है। तो अब देखिए वो समय जो था ना
1848 का समय जो वहाँ का एकीकरण में जितना भी प्रयास हुआ वो असफल ही हुआ, क्योंकि एक मत नहीं था, सभी लोग का अलग अलग विचार था। पोप लोग अलग बात बोल रहे थे कि वो मेरा धार्मिक जगह है। एल्बर्ट जो था वो चार्ल्स एल्बर्ट वो अलग ही बात बोल रहा था, वो बोल रहा था सार्डिनिया पिडमॉन्ट में इटली को ले लिया जाएगा। लेकिन मेजनी का सोच था कि पूरे इटली में सबका एकीकरण होगा। तो देखिए जहाँ भी अलग अलग विचारधारा हो जाएगा ना तो वहाँ टकराव होगा ही होगा। तो देखिए अब क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ जन जागरूकता बढ़ता ही गया, यानी लोग जो है जागरूक होता गया। एक लोग दूसरे लोग को जागरूक कर रहा था कि अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति एक होने के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ, राष्ट्रीयता की भावना तेज होने लगी वहाँ। तो इससे क्या हुआ कि सार्डिनिया और पिडमॉन्ट में तो अब नया शासक आएगा, क्योंकि चार्ल्स एल्बर्ट को ऑस्ट्रेलिया हरा दिया था। तो अब क्या हुआ कि वहाँ का जो नया शासक बना वो विक्टर इमैनुएल बना। ठीक है, और ये जो था ना वो राष्ट्रवादी सोच का था, यानी वो अपने देश के प्रति सोचता था, देश को एक करने के प्रति अच्छी भावना रखता था, यानी ये सोचता था कि हम अपने देश को एक करें। तो ये क्या किया, इसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा काम क्या था कि ये काउंट काबूल को जो क्या बनाया, सार्डिनिया और पिडमॉन्ट का प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक है, अब देखिए काउंट काबूल कौन था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और हाँ, काउंट काबूल अभी हम लोग पढ़े थे कि इटली के एकीकरण में किसका किसका महत्वपूर्ण योगदान है, तो मेजनी का जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, काउंट काबूल का। तो काउंट काबूल का क्या योगदान है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए हम लोग जानेंगे काउंट काबूल के बारे में। तो काउंट काबूल क्या था, एक सफल कूटनीतिज्ञ था, यानी इसके पास इतना दिमाग था कि ये अपना मुद्दा को क्या कर दिया, यानी सिर्फ इटली का जो मुद्दा था उसको पूरे यूरोप का मुद्दा बना दिया था। ठीक है, और ये एक राष्ट्रवादी भी था, यानी देश से इसको बहुत ज्यादा प्रेम था। वो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रेलिया को मानता था। वो समझ गया था कि इसमें जो सबसे बड़ा विलन है ऑस्ट्रेलिया है, तो हमको ऑस्ट्रेलिया को क्या करना है, हैंडल करना है। तो सबसे बड़ा बाधा वो किसको मानता था, तो ऑस्ट्रेलिया को मानता था। ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए वो क्या किया, फ्रांस से दोस्ती कर लिया। अब फ्रांस में उस समय किसका शासक था, तो लुई नेपोलियन, यानी नेपोलियन 3 का था। तो बाद में क्या हुआ, 1853 से 1854 में क्या हुआ, क्रीमिया का युद्ध चल रहा था। ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच हो रहा था। लेकिन यहाँ काउंट काबूल क्या करता है कि वो फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के युद्ध में कूद जाता है। किसके समर्थन में, फ्रांस के समर्थन में, यानी फ्रांस से दोस्ती करने के चक्कर में वो युद्ध में कूद जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया का हार हो जाता है। ठीक है, तो जब ऑस्ट्रेलिया का हार हो जाता है तो अब इसमें क्या हुआ कि युद्ध किसके बीच में था, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में था। लेकिन जो पिडमॉन्ट का जो प्रधानमंत्री है काउंट काबूल, वो क्या कर देता है, अपना सैनिक को इसमें भेज देता है। तो क्या हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया हार जाता है। उसके बाद पेरिस की शांति सम्मेलन होता है। पेरिस में क्या होता है, एक सम्मेलन होता है, शांति सम्मेलन। तो इसमें क्या होता है कि इसको काउंट काबूल को बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। उस शांति सम्मेलन में जो है सब उसका तारीफ करने लगता है, अरे ये जो है फ्रांस का साथ दिया, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, हर तरफ जो है काउंट काबूल का चर्चा होने लगता है। तो इससे उसको तो लाभ हुआ। लेकिन वो क्या क्या पता है, ऑस्ट्रेलिया क्या करता था, अपना हस्तक्षेप करता था, यानी इटली पे अपना हस्तक्षेप करता था, अपना अधिकार जमाता था। तो काउंट काबूल बोल दिया कि ऑस्ट्रेलिया अगर इटली पे हस्तक्षेप करेगा तो वो गैर कानूनी माना जाएगा। क्या माना जाएगा, गैर कानूनी। तो ये सब जो है वहां पे घोषणा किया गया। और जो है वो इटली का जो समस्या है उसको पूरे यूरोप का समस्या बना दिया, यानी पूरे यूरोप में अब जो है इटली का नाम होने लगा कि अरे इटली का जो है शासक है, इटली का एक प्रांत है पिडमॉन्ट, वहाँ का प्रधानमंत्री है काउंट काबूल, वो जो है इटली को एक करने के लिए जो है वो आया हुआ है। तो सब यूरोप का लोग भी जो है उसके साथ जुड़ने लगा, पूरे यूरोप का लोग उसके साथ जुड़ने लगा। लेकिन अभी भी जो है यहाँ पे समस्या ये था कि काउंट काबूल बोले ना कि इसमें बहुत ज़्यादा कूटनीतिज्ञ था, यानी बहुत ज़्यादा दिमाग था। ये क्या कर देता है कि नेपोलियन 3 के साथ, यानी लुई नेपोलियन के साथ धोखा कर देता है, जिसके कारण इसको जो है इसका सपना जो था इटली को एक करने का वो अधूरा रह जाता है।